नाज़रीन आदाब, मैं अरशद जमाल आपकी बात से आज कुछ बहुत छोटे मुद्दों पे मुझे बहुत थोड़ी सी बात करनी है। पहले तो ये कि मैं जो कोरोना को लेकर जो टेस्टिंग हो रही है तो उस टेस्टिंग पर एक मुझे तरह तरह का इश्काल होता है, तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। और दूसरा जो चाइना विवाद को लेकर जो कारोबारी रिश्ते हमारे ख़राब हो रहे हैं उस पर भी कुछ बात बहुत मुख्तसर में रखना चाहता हूँ। बहुत ज़रूरी जो बात है वो जो शिक्षा नीति कल हमारे देश में लागू हुई है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी उस पर अपनी बात को रखने के लिए जाहिर सी बात है कि उस पूरी नीति को मुझे स्टडी करना पड़ेगा। मेरी अंग्रेज़ी बहुत ख़राब है, इसलिए अंग्रेज़ी का तो ड्राफ्ट मुझे कुछ मिला है, तो जो बातें मैं समझ पाया हूँ उस पर अपनी थोड़े कुछ सुझाव रखूँगा। लेकिन जब पूरा ड्राफ्ट मुझे उर्दू या हिंदी में मिल जाएगा तब मैं उसकी पूरी स्टडी करने के बाद शिक्षा नीति पर भी अपने विचार रखूँगा। मगर आज मैं अपनी बात की शुरुआत जो करना चाहता हूँ वो मैं चाइना के रिश्तों को लेकर करना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है कि चाइना को के जो हमारी जो सीमा है, सीमा को लेकर हमारा कुछ विवाद हुआ और उस विवाद को के चलते हमने अपने कुछ रिश्तों को कारोबारी रिश्तों से जोड़ना शुरू किया और फिर कारोबारी रिश्तों को बंद करने की आवाज़ें शुरू हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमने बहुत सारे प्रोडक्ट पे जो वहाँ से आते थे यहाँ इंडिया में आने पे रोक लगाई। बहुत सारी जो ऐप्स हैं उन पे हमने रोक लगाई। अभी भी 346 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर पाबंदी लगाने के लिए भारत सरकार विचार कर रही है। 200 से ऐसे अधिक ऐप्स हैं जिन पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार उसकी स्टडी कर रही है। मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूं कि चूँकि मैं मऊ का रहने वाला हूं और मेरा ताल्लुक़ बिज़नेस के घराने से ताल्लुक़ रखता हूं और यहाँ बुनाई का उद्योग है और बुनाई के उद्योग में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। उसी तरह से एक चीज़ जो हमारे मऊ में इस्तेमाल होती है कि लेकर्ड मेटलाइज्ड पॉलिस्टर फिल्म्स, ये हमारे मऊ में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसको मऊ की जो ज़ुबान है उस ज़ुबान में इसको रोलेक्स शीट बोला जाता है। तो इसमें एक तो ये कि ग्रे माल आता है और दूसरा ये कि जब उसमें दूसरे तरीके से उसको जब लेकर कोटेड फिल्म्स आती हैं जो कोटेड की जाती है, तो कोटेड करने वाली, कोटिंग करने वाली तो बहुत सारी कंपनियां हैं, अनेकों कंपनियां, बहुत छोटा प्लांट है। लेकिन जो फिल्म बनाने वाली, जो एक तरह से कह लीजिए कि जो ग्रे फिल्म बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ 14 कंपनियां हैं और उसमें जो एक जिंदल और मैकवेट के अलावा भी 12 कंपनियां और हैं। हालांकि मऊ में इन 2 कंपनियों की ही शीट आती है, मगर इन 14 कंपनियों का पूरे भारत में वर्चस्व है इस शीट पर। इस शीट का इस्तेमाल क्या होता है? इस शीट का इस्तेमाल होता है कि जैसे हमारे वहाँ तो मऊ में उससे प्लास्टिक जरी बनती है, हमारे मऊ में उस जरी से फिर वीविंग के काम में आता है, उससे बॉर्डर बनती है, या फिर उससे हम एम्ब्रॉयडरी मशीनें हम चलाते हैं तो एम्ब्रॉयडरी मशीन में उससे कढ़ाई का काम होता है। उससे पहले हम रोलेक्स बनाते हैं, उसकी बारीक पीस करते हैं, फिर उसको डबलिंग करते हैं। तो उसका बहुत सारा इस्तेमाल तो हमारे मऊ में बुनाई के उद्योग में है ही। लेकिन इसके अलावा इसका बहुत बड़ी खपत जो बहुत तमाम पैकेजिंग का जो काम होता है उस पैकेजिंग के काम में भी बहुत तरह तरह से उसका इस्तेमाल होता है। और आप देखते होंगे कि वाइट और सिल्वर के अलावा बहुत सारे मल्टी कलर्स में उसकी पैकेजिंग आती है जो आती हैं। तो इसका बहुत बड़ी संख्या में इसका ये जो इम्पोर्ट है वो चाइना से होता था। मगर उस जो चंद चीज़ें, जो चंद प्रोडक्ट भारत सरकार ने जो बैन किए हैं उसमें इस शीट पर भी बैन लगा है। और इस शीट पर बैन लगने का नतीजा क्या हुआ है कि जो भारत की जो 14 कंपनियां हैं जिनके पास इस पूरी शीट को बनाने की मोनोपोली है, उन लोगों ने एक संगठन बना लिया और संगठन बना के ब्लैकमेलिंग का काम शुरू कर दिया। ब्लैकमेलिंग किस तरह की हुई कि आप अंदाज़ा लगाइए कि इस बैन से पहले जिस शीट का रेट 86 रुपीज़ था, उस शीट का रेट आज की डेट में पर केजी 138 रुपीज़ यानी 50% से ऊपर का इजाफा हो गया है। ये क्यों हुआ? इसी को समझने की ज़रूरत है कि ये जब आपने एक प्रोडक्ट को बैन किया है तो जो हमारे हिंदुस्तान की जो अपनी कंपनियां हैं उन्होंने लूटना शुरू कर दिया है। तो सरकार को क्या बैन करना है, क्या नहीं करना है, ये सरकार को तय करना है। लेकिन सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारी जो इंडस्ट्री है क्या उतने प्रोडक्शन को हम नियंत्रित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये जैसे बहुत सारे ऐप पे आपने बैन कर दिया, जैसे एक ऐप मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, मगर उस ऐप को मैं देखता हूँ कि वो ऐप सिर्फ कुछ नोटिसेज आती हैं, मगर वो ऐप तो बंद नहीं है, सरकार कह रही कि बंद है, मगर वो ऐप तो काम कर रहा है।
तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जिसको सरकार को इस पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम उठा दें जिसकी वजह से जो दूसरी इंडस्ट्री हमारी है या जिस मामलात में हम सक्षम नहीं हैं उसमें कोई हमारा बड़ा नुकसान हो जाए। दूसरा जो हमारा बिंदु है, दूसरी बात जो मैं आज कहना चाह रहा हूँ वो कोरोना वायरस को लेकर हमारे वहाँ जो टेस्टिंग का काम चल रहा है, और आप जानते हैं कि इसमें बहुत बड़ी संख्या हमारे वहाँ लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो इसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक तो एंटीजन टेस्ट होता है और दूसरा RT-PCR टेस्ट होता है। एंटीजन टेस्ट ब्लड के ज़रिए लिया जाता है जिसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, और RT-PCR टेस्ट जो होता है वो स्वैब आपके हलक और नाक के ज़रिए लिया जाता है। RT-PCR टेस्ट के बारे में कहा जाता है कि ये टेस्ट ज़्यादा भरोसेमंद है, मगर इसमें टाइम लगता है। इसमें जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति का भी टेस्ट जिस दिन लिया जाता है, जिस भी जनपद में, नियम हर जगह पूरे देश का एक ही लगभग मिलता जुलता है स्वास्थ्य विभाग का, तो जिसका भी टेस्ट लिया जाता है वो ऑनलाइन संबंधित संस्था को भेजा जाता है, और उसकी जो सैंपल हैं वो सैंपल बाय हैंड भेजा जाता है। तो वो जो कुछ भी हमने भेजा वो सेंट्रल सर्वर में जाता है, और सेंट्रल सर्वर से होके पूरा वो एक जगह इकट्ठा होता है, ताकि फिर सेंट्रल डाटा जो बनाना होता है, ये इसलिए ऐसा किया जाता है, फिर उसमें कितने लोग निगेटिव आए और कितने पॉजिटिव आए ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही तय की जाती हैं। मगर जो पब्लिक डोमेन में जो चीज़ आती है वो उसमें किसी को पता नहीं चल पाता कि मेरी रिपोर्ट, जो मेरा सैंपल लिया गया था, वो मेरी रिपोर्ट निगेटिव आई या पॉजिटिव आई। अगर पॉजिटिव आती है तो उसके वहाँ अधिकारी पहुँच जाते हैं और उसको खबर हो जाती है कि फलां की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। मेरा ये कहना है कि इसमें कोई चीज़ ऐसी मुझे नहीं समझ में आती जो सेक्रेसी की हो, तो आखिर इसमें सेक्रेसी क्यों बरती जाती है। इसलिए मेरा सुझाव ये हो सकता है कि बड़े लोग हैं, सरकार है या स्वास्थ्य विभाग है, मंत्रालय है, वो बड़े लोग हैं, ज़्यादा समझते हों, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। चाहे हमारा जितना सैंपल लिया जाना हो, तो जब फिर जो रिपोर्ट आती है निगेटिव या पॉजिटिव की, उसे भी ऑनलाइन रखिए और उसे भी पब्लिक डोमेन में डालिए, ताकि सबको पता चले कि कौन निगेटिव है और कौन पॉजिटिव है। किसी का टेस्ट अगर हो जाता है और उसकी रिपोर्ट अगर निगेटिव भी आती है तो उसके पास कोई प्रमाण नहीं होता। डेथ को भी हमारे वहाँ वो बात क्लियर नहीं हो पाती, आखिर डेथ जिसकी होती है, ये सारी चीज़ें अगर निगेटिव और पॉजिटिव का आंकड़ा पब्लिक डोमेन में हो तो डेथ का आंकड़ा भी अपने आप पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। तो ये जो पब्लिक डोमेन में नहीं डालना है, तो इससे बहुत सारी शंकाएं भी पैदा होती हैं और दिक्कतें भी हैं। इसलिए मेरा ये स्वास्थ्य मंत्रालय को और स्वास्थ्य विभाग को ये सुझाव है कि इन सारी सूचनाओं को, अगर आप ईमानदार हैं अपने इस काम में, तो इसको पब्लिक डोमेन में आप ज़रूर डालें। कोई ज़रूर नहीं कि मेरा सुझाव दुरुस्त हो, इस पे बाद में अगर दुरुस्त नहीं होगा तो इस पे भी लोग अपने सुझाव देंगे जब मैं वीडियो को पोस्ट करूँगा। तीसरी बात जो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि शिक्षा नीति का कल बाज़ाब्ता कैबिनेट ने पास कर दिया। जाहिर सी बात है कि 34 साल पहले शिक्षा नीति बनी थी, उसके बाद इसका कोई रिफॉर्म नहीं हुआ था, और रिफॉर्म तो किसी भी नियम का होते रहना चाहिए, किसी भी संस्था का रिफॉर्म होते रहना चाहिए। तो अगर 34 साल बाद ही हम जागे हैं तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने ये सही निर्णय लिया है कि इसका रिफॉर्म होना चाहिए और नई शिक्षा नीति आनी चाहिए, और सरकार ने नई शिक्षा नीति की कल घोषणा कर दी। मगर जो मैं अब तक समझ पाया हूँ, हालांकि अभी इसको समझ के इस पर डिटेल बात तो मैं बाद में करूँगा 2-3 दिन बाद, लेकिन अभी मैं एक बात जो बताना चाहता हूँ, जो मेरी समझदारी ये कहती है कि अभी तो ये एक पॉलिसी बनाने का अधिकार किसी आयोग को दिया गया रहा होगा, और आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी होगी, रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और नई शिक्षा नीति हमारे देश में लागू हो गई। मगर किसी भी नीति को, आयोग के प्रस्ताव को, किसी भी नीति को कैबिनेट में मंजूरी दे देने से वो कानून नहीं बनता। कानून बनाने के लिए, इसके लिए फिर बिलें आएंगी, नियम बनेंगे, नियमावली बनेगी, सारी चीज़ें होंगी, पूरी एक डिटेल गाइडलाइन आएगी, तब उसमें सारी चीज़ों का स्पष्टीकरण होगा, और तब मैं समझता हूँ कि तब ये नीति लागू होगी। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि नीति लागू हो गई, तो मेरी जो समझदारी है, हो सकता है कि मेरी समझदारी सही हो ना हो, लेकिन मैं जो समझ पाया हूँ वो ये समझ पाया हूँ कि अभी ये नीति है जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है, अभी इस पर नियम बनना है, उपनियम बनना है, और सारे उसके एतबार से सरकार को तमाम शासनादेश जारी करनी है, तब ये विधि लागू होगी। मगर इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो समझ से परे हैं। जैसे एक बात की वजाहत नहीं इसमें की गई
कि ये नियमावली जो नई शिक्षा नीति है वो क्या प्राइवेट और सरकारी दोनों संस्थाओं में लागू होगी या सिर्फ सरकारी संस्था में लागू होगी। इसमें जो खास बात कही गई है कि दर्जा कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है उस शिक्षा में मातृभाषा को अनिवार्य करार देने की बात कही गई है। बल्कि ये भी कहा गया है कि आप प्रयास करें कि दर्जा 8 या उसके ऊपर की शिक्षा को भी मातृभाषा की अनिवार्यता को लागू किया जाए। मातृभाषा और संस्कृत की बात बार बार की गई है, मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि मातृभाषा को परिभाषित आखिर कैसे किया जाएगा। क्योंकि मातृभाषा तो अलग है, घर की भाषा एक अलग होती है और अपने क्षेत्र की भाषा अलग होती है और प्रदेश की भाषा भी बहुत सारी अलग हैं। एक एक प्रदेश में 20-20 भाषाएं हैं, तो मातृभाषा एक अलग चीज़ होगी। तो किसको आप इन तीनों भाषाओं में आखिर मातृभाषा आप किसको मानते हैं, इसकी वजाहत मुझे कहीं भी अभी जो सरसरी मैंने देखा उसमें दिखाई नहीं दी। मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए, ये बात ठीक बात है, लेकिन एक बात ये भी समझ में नहीं आ रही है कि मातृभाषा की को अगर आप अनिवार्य करेंगे तो मातृभाषा का सम्मान तो बढ़ेगा, मगर क्या इससे लोगों को नौकरियां कैसे मिलेंगी? जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, क्या मातृभाषा पढ़कर उन लोगों को नौकरियां मिल पाएंगी? इस नीति को नाफिज कैसे करेगी सरकार? इसकी भी जो गाइडलाइन आई हुई है उसमें कोई बहुत साफ तरीके से वजाहत मुझको नहीं दिखाई दी है। दूसरा जो अहम मुद्दा, मुझे एक बात जो महत्वपूर्ण समझ में आती है कि मातृभाषा को अनिवार्य करने का मतलब ये हो जाता है कि आप किसी पर अंकुश लगा रहे हैं, आप जो हमारे मानव अधिकार हैं उसका फिर ये हनन होगा, क्योंकि आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते कि कौन किस जुबान में पढ़ेगा। ये आज़ादी तो सबको होनी चाहिए ना, क्योंकि मानव अधिकारों का जब मसला आएगा तो कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या पढ़ेगा और किस जुबान में पढ़ेगा, ये तय करना पड़ेगा। दूसरा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो आप नीति को अगर लागू करते हैं और मातृभाषा की बात करते हैं तो क्या उस भाषा में तमाम सब्जेक्ट की, तमाम कोर्सेज की क्या किताबें उपलब्ध हैं? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब अभी आने बाकी हैं, और जब 2-4 दिनों के अंदर अंदर ये सारे मामला जब लगभग क्लियर होंगे तब इस पे ज़्यादा बात की जाएगी, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि इसकी शुरुआत सरकार, लेकिन मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी सरकार ले आए और नियमों में सरलता ले आए, और पब्लिक की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उन बुनियादी ज़रूरतों को किस प्रकार से आप बेहतर अंदाज में लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा।